हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स के 50 एमसीक्यूज। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ऐसे ही हम लोग और भी पार्ट्स में अगर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज, वो रहेंगे सारे फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज, मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिसपे कोई कॉन्सेप्ट आपको यूज नहीं करना। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना, कोई फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं करना, वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ रिपीट होते हैं बहुत बार? पीजीटी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत बार आते हैं ये वाले क्वेश्चन। कुछ प्रोपोर्शन आपका यूजीसी नेट में भी देखे जाते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट भी यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है, कॉमर्स में भी आते ही हैं। तो ओवरऑल अगर आप कोई भी एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग 50 आज ये डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जितने ही बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपके 50 में से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 45 तो ठीक होने ही चाहिए, क्योंकि नेट लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक्स हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं। ठीक है, ये पार्ट 1 है। और नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट में हम लोग पार्ट 2 3 डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों के आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सभी, बहुत इजी लगेंगे आपको अगर आप नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, पीजीटी की आपके साथ साथ इसमें भी तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सो यूपी पीजीटी का बैच चल रहा है अभी। जितने भी कैंडिडेट्स हैं यूपी पीजीटी के, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा चाणक्य ग्रुप को। ठीक है, गिवन नंबर पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ नहीं है, रीजनेबल प्राइस पे फुल कोर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले देखे जरूर होंगे। अगर आप 2 या 3 साल से पीछे तैयारी कर रहे हो, 2 और 3 ईयर्स से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, डैम श्योर है आपने ये बेसिक क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो आउट ऑफ 50। चलिए, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, मतलब बेसिक थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की। आपके माइंड में स्ट्रक कर गया होगा जो राइट आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हैबरलर। और हैबरलर की थ्योरी में से ज्यादा कुछ नहीं पूछता, हमेशा ये पूछा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी, कॉन्सेप्ट क्या है, कभी नहीं पूछा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज, 12th क्लास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहां से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। डिमांड कर्व जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होती है? ठीक है, सो डाउनवर्ड क्यों होती है? नंबर 1, वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, बिल्कुल ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी डिमिनिश होती है इसकी वजह से भी, इनकम फैक्ट के कारण भी होती है, सब्सटीट्यूशन के कारण भी होती है। तो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है क्वाजी रेंट। ठीक है, क्वाजी रेंट क्वेश्चन कई बार ये आता है कि क्वाजी रेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय होम। ठीक है, किसने दिया है कॉन्सेप्ट, किसने दिया है, थोड़ा सा कमेंट करेंगे, फिर बताएंगे कि फटाफट टोटल, क्योंकि लाइव कमेंट सेक्शन ऑन है, वहां पे आप लाइव चैटिंग कर सकते हो। ठीक है, सो क्वाजी रेंट शॉर्ट रन एनालिसिस है। ठीक है, किसने दिया है? डॉक्टर मार्शल ने। तो डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स भी जिसको हम बोलते हैं। सो राइट आंसर जो है क्वाजी रेंट का है, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और शॉर्ट रन फिनोमिना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इलास्टिसिटी इन इकोनॉमिक्स मींस, इलास्टिसिटी चाहे इलास्टिसिटी डिमांड हो, सप्लाई हो, क्या मेजर करता है? ठीक है, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। एक बार वीडियो अगर थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है तो पॉज कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ। देखो, कोई इंडेक्स यूज मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं ये शो करता, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट को भी नहीं शो करता। ठीक है, यूज इन डिस्क्राइब डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं इन वेजेस। तो मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, दो चीजों की जो रिस्पॉन्सिवनेस है, चाहे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई है, रिस्पॉन्सिवनेस ये शो करता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द एम आर इक्वल टू एम सी रूल्स अप्लाइड इन विच मार्केट? सो एम आर इज इक्वल टू एम सी, आपने देखा होगा जो जितने भी कंडीशंस हो मार्केट की, जहां पे इक्विलिब्रियम बनता है, दो कंडीशंस बेसिक होती हैं। ठीक है, एम आर इक्वल टू एम सी होता है, और उसके बाद जो एम सी कर्व है वो एम आर को बिलो से टच करती है। ठीक है, कट फ्रॉम बिलो। तो ये जितने भी कंडीशंस हैं, चाहे मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एम आर इक्वल टू एम सी तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। सो अप्लाई ओनली इन प्योर कंपटीशन, अप्लाई ओनली इन प्योर मोनोपोली, एंड डज नॉट अप्लाई इन प्योर मोनोपोली। और जो रह गया लास्ट हमारे पास, अप्लाई बोथ इन प्योर मोनोपोली एंड प्योर कंपटीशन। चाहे कोई भी मार्केट हो, उसमें एम आर इक्वल टू एम सी कंडीशन तो आपको फॉलो
करनी ही पड़ेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे जो फोर्थ वन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या मतलब है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। मिश्रित एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों ही सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल यूटिलिटी कोइंसाइड्स विद मार्जिनल यूटिलिटी। कह रहे किस लेवल पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर होंगी? ठीक है, फॉर द फर्स्ट यूनिट कंज्यूम्ड, ओनली फॉर इरेशनल कंज्यूमर, एट द लेवल ऑफ लास्ट यूनिट कंज्यूम, एंड एट ए सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, जहां पे एमयू कितना होता है? 0। सो किस पॉइंट पे एमयू और टीयू एक दूसरे के बराबर होंगे? ठीक है, चलिए एक डायग्राम थोड़ा सा टेबल से समझते हैं। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी यहाँ से इंक्रीज होता है 8, 14, 18, ठीक है 20, और उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो डिफरेंस बताता है टीयू का। ठीक है, पहले 8, फिर डिफरेंस 6, फिर 4 का डिफरेंस 4, फिर उसके बाद 2 का डिफरेंस, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते आ रहा है। तो कोइंसाइड टीयू और एमयू किस लेवल पे बराबर है? यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया था उस पे, फॉर द फर्स्ट यूनिट कंज्यूम। ठीक, तो राइट आंसर है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिफरेंस कर्व मीन्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व। पीजीटी लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन लेकिन आ जाता है। ठीक, तो इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो माइंड में स्टक कर गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से जो अपने कमेंट है वो भी फटाफट कर दीजिएगा, जो भी आंसर आपको लगता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच फाइनेंशियल सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? ये यूपीपीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीजीटी में बेसिक क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया में कैसा है? ठीक है, फ्री फाइनेंशियल सिस्टम है, फेडरल, यूनिटरी, लोकल, कैसा है? बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा है? फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम। एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें सेंटर भी और स्टेट भी, ठीक है, दोनों को ही जो रिसोर्सेज वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो अपने अपने लेवल पे दोनों ही वर्क करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज बेसिक फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स? इन सभी फीचर में से बेसिक जो फीचर है वो कौन से हैं? हालांकि कुछ कुछ फीचर इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन बेसिक फीचर कौन से हैं जो होते ही हैं पब्लिक गुड्स में? ठीक है, चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। दो कंडीशन पब्लिक गुड्स की मेन है। ठीक है, पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, जिसपे आप लोग मना नहीं कर सकते किसी को, या फिर ऐसे गुड्स एक का कंजप्शन दूसरे के लिए कंजप्शन उसका कम नहीं हो सकता। तो नॉन एक्सक्लूडेबल है, आप किसी को मना नहीं कर सकते यूज करने के लिए। और नॉन राइबल है। ठीक है, नॉन राइबल है, लड़ाई झगड़ा तो कर ही नहीं सकते उस चीज के लिए, क्योंकि कॉमन यूज है। फ्री राइडिंग प्रॉब्लम यहाँ पे राइज होती है। सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच सेक्टर हैज मैक्सिमम वेट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स? ठीक है, आईआईपी। तो अभी आईआईपी का जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, इसका अभी वेटेज तो ठीक है, लेकिन इसमें कई बार बेस ईयर पूछ सकता है। जो अभी जो बेस ईयर है इसका वो कितना है? ठीक है, तो अभी बेस ईयर है 2011-12 के अकॉर्डिंग ही वेटेज। ठीक है, 2011-12 के अकॉर्डिंग ही वेटेज आएगा, 2004-5 के अकॉर्डिंग वेटेज नहीं आएगा, ये मत करिएगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 77.6। और इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है वो सेकंड वो थर्ड पे आता है, कम से कम 8%। और माइनिंग का जो है 14, तकरीबन 14%। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग। तो टोटल हो गया ये 100, और एग्रीकल्चर इसका पार्ट नहीं है। ठीक, तो यहाँ भी 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 100 हो जाएगा टोटल। चलिए, तो मैक्सिमम वेट किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का, और यही रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आर्टिकल्स ऐड है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी रिलेटेड विद। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी गिवन बाय होम। ठीक है, तो यही सोच कर रखिए किसने दी थी। अब ये रिलेटेड किससे है? तो परचेजिंग पावर हम लोग क्या करते हैं, दो कंट्रीज है, कंट्री ए और कंट्री बी, इन दोनों में जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, अगर परचेजिंग पावर सेम है दोनों की, तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ, तो क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये क्या तय करता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट को। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि परचेजिंग पावर थ्योरी या पैरिटी थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, एक नाम याद रख लीजिएगा, प्रोफेसर गुस्ताव काजल। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिए क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहां से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक एफ्लुएंट सोसाइटी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका,
यूजीसी नेट में पूछ चुका है, और जो सीजीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछ चुका है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर। सो एफ्लुएंट सोसाइटी रिटन बाय हु, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड गैलब्रेथ। चलिए नेक्स्ट, इन विच सिचुएशन ये कंडीशन ऑफ प्रेटो ऑप्टिमिलिटी इज वैलिड, किस सिचुएशन में प्रेटो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन वैलिड है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है यूजीसी नेट में, ठीक है, पेपर 2 में पहले। सो किस कंडीशन में, ओनली परफेक्ट कंपटीशन में ही वैलिड रहती है प्रेटो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज स्टेगफ्लेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेगफ्लेशन, ठीक है। स्टेगफ्लेशन क्या मतलब है, तो स्टेगफ्लेशन का क्या मतलब होता है, जब भी यहाँ पे एक बार ऑप्शंस हैं, वीडियो अगर फास्ट चल रहा है तो उसको पॉज कर लीजिएगा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक। सो व्हाट इट मींस, इन्फ्लेशन रेट विद अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें वो क्या हो जाती है, स्लो, इन्फ्लेशन हाई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, बट इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन चले जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, हु allocates distribution of financial resources between central and state, ठीक है, फेडरल सिस्टम है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कमीशन या आयोग करता है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है और लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग कमीशन तो डिसॉल्व हो गया, ठीक है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। सो फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, ये दो कमीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, फाइनेंशियल, दैट इज फाइनेंस कमीशन, ठीक। और फाइनेंस कमीशन अभी कौन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन आ जाएगा, हु इज द हेड ऑफ या चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, थोड़ा सा कमेंट करेंगे अगर पता है आपको 15th फाइनेंस कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए 15th फाइनेंस कमीशन के हेड एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस, क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, जैसे ही डिमांड किसी कमोडिटी की राइज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज हुआ था, तो प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, देन सच काइंड ऑफ कमोडिटी या गुड इज कॉल्ड, ठीक है। तो इस टाइप का जो गुड्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशली कैसा रिलेशन है प्राइस और डिमांड में, पॉजिटिव रिलेशन है। तो पॉजिटिव रिलेशन किस में रहता है, प्राइस और डिमांड का, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ेगा, तो यहाँ जो वैलिड है वो आपका कौन सा है, गिफन गुड्स, ठीक है, गिफन गुड्स, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, गॉसेन फर्स्ट लॉ, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गॉसेन सेकंड लॉ और गॉसेन फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो गॉसेन फर्स्ट लॉ ये भी यूजीसी नेट में ऑलरेडी पूछ चुका है, 2014 का जो पेपर था उसमें। गॉसेन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, चलिए, तो क्या कहता है गॉसेन का फर्स्ट लॉ, माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, दो लॉ बेसिक हैं फर्स्ट और सेकंड गॉसेंस के, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है, और ये वाला सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब क्या है कैसा है इसको आप लोग थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरीज दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट में आप लोगों ने जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किए थे ना, तो ये वाले कॉन्सेप्ट जरूर किए होंगे, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और या फिर मार्जिनल रेट ऑफ एमआरपी, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, तो ये दो चीजें की होंगी। परफेक्ट कंपटीशन के टाइम में कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है, परफेक्ट, अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में एमआरपी, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे के बराबर। हाँ, इन दोनों के ना फॉर्मूला अलग अलग हैं कैलकुलेट करने के, तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस, लॉ ऑफ डिमांड किसके बीच का रिलेशन है और क्या डिफाइन करता है, ठीक है, ये बताना है। सो हमें ऑलरेडी पता है किसके बीच का किसके बीच का रिलेशन है, प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड के बीच का, सो दैट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। आई नो कि क्वेश्चन का लेवल इजी है, लेकिन किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस फ्लोर इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस सेट कहाँ हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर, क्योंकि प्राइस फ्लोर तब होता है सेट, प्राइस फ्लोर एट द टाइम ऑफ जब प्राइस क्या है, बिल्कुल लो है, मतलब मार्केट जो प्राइस है मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस वो बिल्कुल लो है, ठीक है। तो इस प्राइस को ऊपर करेगी गवर्नमेंट, एमएसपी देगी,
ठीक है, एमएसपी देगी तो प्राइस सेट होगा ऊपर। अब जब प्राइस ऊपर सेट होगा P1 पे, तो देखो सरप्लस जाएगा या फिर डेफिसिट में जाएगा, शॉर्टेज में जाएगा। अब देखो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है, इस प्राइस पे सप्लाई ज्यादा हो गया और डिमांड हो गया कम, तो यहाँ पे क्या होगा, सरप्लस। जिसका भी आंसर सरप्लस है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सरप्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस। आरबीआई के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दोनों ही कर लीजिएगा, सुपर श्योर है यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन एक क्वांटिटेटिव टूल्स है आरबीआई का, किस लिए यूज होता है, ठीक, तो किस लिए यूज होता है, सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, ठीक है। सो इन्फ्लेशन के टाइम में और डिफ्लेशन के टाइम में एक बार थोड़ा सा कमेंट करना कि एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन क्या करेगा, सेल या फिर परचेज, इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मोल्ड होके आता है हमेशा, ठीक है। तो एक टाइम में सेल करेगा, एक टाइम परचेज करेगा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जब यहाँ पैसा बहुत ज्यादा फ्लोट कर रहा है मार्केट में, तो सेल करेगा या परचेज करेगा, थोड़ा सा कमेंट कर देना, ठीक। सो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ओपन मार्केट में इसने सेल करना है, ओपन मार्केट से ही परचेज करना है, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं ओपन मार्केट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो एट द टाइम इन्फ्लेशन क्या करेगा, सेल कर देगा इंटरनेशनल मार्केट में, तब क्या होगा, यहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो नीचे चला जाएगा और जो कंडीशन है इन्फ्लेशन की वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विद रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। इंडियन इकोनॉमी कॉन्स्टेंट में, ठीक है, दो चीजें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो दे रखा है आपको मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स और कुछ दे रखे हैं आपको फिजिकल पॉलिसी के टूल्स। तो इसमें यहाँ पे पता करना है आपको कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बैंक रेट करेक्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेक्ट है, पब्लिक डेब्ट पब्लिक रेवेन्यू, ये फिजिकल पॉलिसी मतलब जो गवर्नमेंट जो मैनेज करती है उसके पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से है। द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, पीजीडी लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो फॉर्मूलाज ही पूछता है, ज्यादा इम्प्लीकेशन बेस्ड नहीं पूछता। हाँ लेकिन कम चांसेस है यूजीसी नेट में पूछने के, लेकिन और मजे की बात यह है कि दोनों ही यूजीसी नेट में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। सो करेक्ट आंसर जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सो फर्स्ट। नेक्स्ट है, फॉर एनी कर्व टू बी लेप्टोकुर्तिक सो बीटा मस्ट बी। सो लेप्टोकुर्तिक के तीन केसेस में आपने देखा होगा, ठीक है, लेप्टोकुर्तिक, मेसोकुर्तिक, प्लेटिकुर्तिक, तो ये आपने देखा होगा। तो तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है। लेप्टोकुर्तिक जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। और जो एक एक होती है मेसोकुर्तिक वो थोड़ा सा नॉर्मल रेंज है, और एक होती है प्लेटिकुर्तिक बिल्कुल नीचे, ठीक। तो लेप्टोकुर्तिक कितनी है, मोर देन 3, ठीक है। और इस जो आपका मैसो है दैट इज बीटा इज इक्वल टू 3, और जो प्लेटिकुर्तिक है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, बीटा लेस देन 3, ठीक है। तो तीनों के ही मेजरमेंट यहाँ पे शो है, आप लोग देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स, ठीक है। तो आपने स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी किया होगा केंज का, स्पेशली केंज ही डिस्कस करता है स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, ठीक है। बाकी जो क्लासिकल है वो इग्नोर करते हैं, वो बोलते हैं प्रिकॉशनरी या फिर ट्रांजिटरी मोटिव के लिए पैसा यूज करेंगे। केंज ही ऐसे प्रोफेसर हैं जो कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी हमारा पैसा रहना चाहिए। तो और स्पेशली वो डिपेंड किस पे करता है, अकॉर्डिंग टू केंज, करेक्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन का मेथड जो है उसमें स्क्यूनेस मेजर जो हम करते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो माइंड में स्ट्रक कर गया होगा, ठीक है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। सो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय हूम। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिस होता है आपसे तो डेफिनेटली बात ये है कि अगर 100%, अगर 100 बच्चा है, 100 बच्चों में से 99 बच्चों को ये क्वेश्चन ठीक होगा, एक बच्चा जो है इसलिए गलत होगा क्योंकि वो
या तो बाई मिस्टेक करके आया है, आता है उसको कॉन्सेप्ट, लेकिन बाई मिस्टेक उससे गलत हो जाएगा, बी का ए बन गया, ए का सी बन गया, जो मिस्टेक जनरली होती भी है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कोई मिस नहीं करने वाला। तो यहाँ से अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका स्कोर बूस्टअप करेंगे, ठीक है। जब कहानी कहाँ फंसेगी, कहानी फंसेगी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जब कट ऑफ लगती है या फिर मार्क्स इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए, सो राइट आंसर है लियोनटिफ। लियोनटिफ का कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट टेक्निक। चलिए नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग क्लासिकल मॉडल्स द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय, ठीक है। क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिटरमाइन कौन करता है। सो एक बात ध्यान में रखना, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो क्लासिकल है, क्लासिकल तो ये बोलते थे कि जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट आपका डिसाइड करेंगी, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है और उसके साथ साथ जो सेविंग है, ठीक है। आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों डिपेंड कर रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करेगा, करेक्ट, प्राइस एंड वेजेस, ठीक है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की तो क्लासिकल बात ही नहीं करते, तो इसको तो काट दीजिए। क्वांटिटी ऑफ मनी, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो वो बोलते थे सीधा इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस के ऊपर, जो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो प्राइस एंड वेजेस, प्राइस वेज फ्लेक्सिबल माना है उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी तो वेजेस को कट करो, ठीक है। पिगू पिगू का इफेक्ट भी देखा होगा आपने, जैसे वेजेस कट करोगे तो जो नौकरी नहीं कर रहे थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक कंडीशन है क्लासिकल के अकॉर्डिंग। सो एम्प्लॉयमेंट वेजेस एंड प्राइस पे डिपेंड करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स, थोड़ा रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आया था लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो क्या है आंसर, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। आई होप कि यहां तक जितने भी क्वेश्चन आपके मोस्टली ठीक होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल मीन कौन सा है, ठीक है। तीन यहाँ पे मैथमेटिकल है और कुछ आपकी पोजिशनल है जिसमें पोजिशन डिसाइड होती है, ठीक है। तो मिड पोजिशन कौन सी है, ज्योमेट्रिक मीन मैथमेटिकल है, अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल, हार्मोनिक मीन मैथमेटिकल, तो पोजिशनल कौन सा है, मीडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, तो नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट बहुत बार ये भी पूछ चुका है कि नाबार्ड कब सेटअप हुआ था, थोड़ा सा कमेंट करेंगे कब सेटअप हुआ था। और फिर क्वेश्चन आता है कि किस कमेटी ने, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। केवीएस एग्जाम में आया था 2018 में ये क्वेश्चन, और उसके बाद यूजीसी नेट में भी पूछ चुका है, ठीक है। और यही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आपके यूपी पीजीटी वगैरह में भी आ सकता है नेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर जो है वो है शिवरमन कमेटी। अब नाबार्ड कब सेटअप हुआ था, डेट याद रख लीजिए, 12 जुलाई, ठीक है, 2000, सॉरी 1982, ठीक है। और 82 में ही एग्जिम बैंक भी शुरू हुआ था। चलिए, तो नरसिम्हम कमेटी जो है ना यहाँ पे, ये ध्यान में रख लीजिए, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। तो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स जो है उसके लिए रिकमेंडेशन थी नरसिम्हम की, और नाबार्ड के लिए रिकमेंडेशन थी शिवरमन कमेटी की, ध्यान रखिएगा। और आरआरबी की डेट ये भी याद कर लीजिए, 1975। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, क्वेश्चन घुमा फिरा के है लेकिन बात वही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, तो किसका कॉन्सेप्ट है हेबरलर का। क्वेश्चन नंबर 35, who propounded a theory of absorption method of devaluation, devaluation will lead to correct BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करती है devaluation, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, माइंड में स्ट्रक कर गया होगा आंसर, करेक्ट है सिनले अलेक्जेंडर, ठीक। और जो इलास्टिसिटी अप्रोच था वो मार्शल लर्नर का, लेकिन यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है सिडनी अलेक्जेंडर, ठीक है, अब्सॉर्प्शन अप्रोच। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोली टू एग्जिस्ट, किस कंडीशन में मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मोनोपोली एग्जिस्ट करने के लिए सिंगल प्रोड्यूसर चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो वो मोनोपोलिस्टिक बन जाएगा, ठीक है, तो ये वाला गलत है। तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग यही
सी जो है वो कंडीशन एसेंशियल नहीं है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बैरियर्स, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैरियर होंगे तो मोनोपोली राइज होगा, ठीक है। तो सी जो ऑप्शन है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड मनी, ठीक है। ब्रॉड मनी कौन सा है और नैरो मनी कौन सा है, ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नैरो मनी कौन सा है, करेक्ट, M1, ठीक है। तो M1 के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जो हमारा पैसा बैंकों के पास है, और अदर डिपॉजिट विद RBI, जो किसी इंस्टीट्यूशन का पैसा या फिर किसी का पैसा RBI के पास है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन का पैसा। सो या फिर जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर IMF है वगैरह है, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट है उनका पैसा RBI के पास, वो आता है OD में, ठीक। ये तो हो गया M1 में। इसमें हम लोग एक चीज और कर देंगे, टाइम डिपॉजिट, तो ये बन जाएगा हमारे पास M3, ब्रॉड मनी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, C प्लस DD प्लस TD प्लस अदर डिपॉजिट, चौथा जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, डंपिंग इज ए सिचुएशन, राशि पातन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कौन सी सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, डंपिंग, एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाएगा जो आंसर है, ठीक। सो यहाँ पे मोर देन है, ठीक। सो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सिंपल डंपिंग वो है जो हम लोग वर्ल्ड मार्केट में लोअर प्राइस पे बेचते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग हायर प्राइस पे बेच देते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो डोमेस्टिक प्राइस में हायर प्राइस इसलिए बेचते हैं क्योंकि डिमांड यहाँ पे थोड़ा इनएलास्टिक होती है, आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा, इनएलास्टिक होती है डोमेस्टिक में, और मोर इलास्टिक या फिर परफेक्ट कंपटीशन होता है जहां आपका वर्ल्ड मार्केट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में किसी वे में पूछ सकता है, पूछा भी गया है, तो सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, विच ईयर ऑफ प्लान इज नॉट करेक्ट, ठीक है। जो 5 ईयर प्लानिंग है इसमें से कौन सा प्लान मैच आपका नहीं कर रहा। आई होप कि यहाँ तक जितनी भी क्वेश्चनिंग है उसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा आप तभी सीख पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ मिसमैच है। क्या मिसमैच है इसमें, ठीक है, ये एनुअल प्लान से 1966 से 69, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ जो प्लान की टाइमिंग है वो है 1969 टू 74, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर डी, जो मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, RRBs आर ऑन्ड बाय, रीजनल रूरल बैंक्स जो है ऑन्ड किसके थ्रू ऑन्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक और ज्वाइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने आरआरबी के बारे में पढ़ा होगा तो स्पॉन्सरिंग कोटा, स्टेट कोटा पढ़ा होगा, ठीक है। स्पॉन्सर का कोटा कितना है, स्पॉन्सर का 35%, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 15%, और रिमेनिंग 50% का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ज्वाइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑन्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स द सोर्स ऑफ वैल्यू, सो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है, लेबर की वैल्यू, वो कहाँ से, या फिर जो वैल्यू है उसको कौन क्रिएट कर रहा है उसको। आपने देखा होगा, पहले ही हिंट दे दिया यहाँ पे, तो वैल्यू कहाँ से क्रिएट हो रही है, लेबर से, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, लेबर का। जितना ही एक्सप्लॉयटेशन होगा उतना ही सरप्लस वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेबर क्रिएट करता है वैल्यू अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ठीक। तो इंडिया की रैंकिंग जो वगैरह है वो भी एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट है प्रिपेयर करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लानिंग वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड, अभी हमने डेट बताई थी 1982, ठीक है, 12 जुलाई। तो तब कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक। थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, फर्स्ट कब हुआ 1951 टू 56, सेकंड 56 टू 61, थर्ड 61 टू 66, जो फोर्थ हुआ 3 मंथ का था, 3 ईयर का गैप आ गया था, 69 टू 74, एंड 74 टू 78 क्योंकि एक साल पहले ही डिसॉल्व हो गया था फिफ्थ, और उसके बाद 82 क्योंकि 2 ईयर का यहाँ पे फिर गैप आ गया था एनुअल प्लान या रोलिंग प्लान, और 80 टू 85। तो ये वाला प्लान कौन सा है,
सिक्स्थ। तो आंसर क्या होना चाहिए? सिक्स्थ। ठीक है, जिसका भी सिक्स्थ है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का है, ठीक है, प्री का, और 2014 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा सो इससे क्या होगा? तो आपको पता है क्लासिकल भी क्या बोलते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस साइड डिमांड एंड सप्लाई, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम करोगे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे तो क्या हो रहा है? सेविंग कम हो रही है और इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम हो रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब ये सरप्लस जो फंड है बैंकों के पास वो आरबीआई ले रहा है। ठीक है, जो आरबीआई है, आरबीआई कमर्शियल बैंकों का पैसा ले रहा है। पहले जो देता था वो तो रेपो रेट था, जिस रेट पे देता था, लेकिन जिस रेट पे ले रहा है पैसा उसको क्या बोलेंगे? करेक्ट, रिवर्स रेपो रेट, उल्टा, रिवर्स। करेक्ट है, जिसका भी आंसर रिवर्स रेपो रेट है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो तीन यहाँ पे जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ये यूजीसी नेट में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो तीन फेज से एक बार ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, और आंसर जो है एक बार कमेंट कर लीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो तीन फेज ही है, एक में चलेगा हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, दोनों ही हाई है। और दूसरी जो दूसरा स्टेज है उसमें क्या होगा? जो बर्थ रेट है ये तो हाई होगा लेकिन जो डेथ रेट है ये लो होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा स्टेज ऐसा आएगा जहां पे बर्थ रेट भी लो और डेथ रेट भी लो हो जाएगा। ठीक है, तो हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट फर्स्ट, उसके बाद हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट सेकेंड, और लो बर्थ लो डेथ रेट थर्ड। ठीक है, सो दैट इज सेकेंड 3 1 2 3 1, तो सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय सम लॉन्ग टर्म चेंज इन डिमांड और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। हमने किया था ना टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट टाइम, बस वहीं से ही क्वेश्चन है कि इस सेंस में क्या होगा जब डिमांड पैटर्न और टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है इकोनॉमी में, तो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ये बनेगा। ठीक, फ्रिक्शनल तो बनेगा नहीं क्योंकि टेम्परेरी नहीं है, साइक्लिकल भी नहीं है क्योंकि बूम और डिप्रेशन नहीं है, डिस्गाइज्ड एग्रीकल्चर से है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं जब डिमांड और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन चेंज होती है इकोनॉमी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। फंक्शनल फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद। फंक्शनल फाइनेंस, ठीक है, फंक्शनल फाइनेंस, साउंड फाइनेंस, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में भी, पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अब्बा हुजूर पी लर्नर, बहुत बार पूछा जा चुका है, सो दैट इज एपी लर्नर। ठीक है, सो एग्जाम में पूरा नहीं होता, सिर्फ एपी लर्नर ही होता है अब तक जितने भी एग्जाम आए हैं उनमें। ठीक है, अब्बा हुजूर कभी नहीं पूछा, सिर्फ शॉर्ट में पूछा है एपी लर्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो कंडीशन है मार्केट की वो कौन सी होनी चाहिए? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेम प्राइस, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे तभी बेच सकते हो जब आप सिर्फ एक ही सेलर हो। ठीक है, तभी पॉसिबल है। सो जब मोनोपोली है, करेक्ट, अंडर मोनोपोली। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड। जब सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड हो रही है, ठीक है, लेबर की डिमांड हो रही है, कैपिटल की डिमांड हो रही है, इंटरप्रेन्योर की डिमांड हो रही है, तो वो डिमांड को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, मशीन्स की डिमांड हो रही है तो दैट डिमांड इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड हो रही है। करेक्ट, ठीक है, माइंड में बिल्कुल स्टक कर गया होगा आंसर क्योंकि तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। सो दैट इज डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिक क्वेश्चन थे ये 50। इन 50 क्वेश्चंस में खैर कैलकुलेट तो आपने नहीं किए होंगे कि कितने ठीक हुए, लेकिन मान के ये चलो अगर जिसके 50, अब देख लेना कि गलत कितने हुए। ठीक है, 50 45 तक भी हुए तो अच्छी कंडीशन में हुआ। ठीक, तो देख लीजिए कितने, ये देख लीजिए कितने रॉन्ग हुए हैं आपके। ठीक है, क्योंकि सही तो
सभी होने चाहिए, लेकिन रॉन्ग देख लेना बेसिकली कितने हुए। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो लेवल है लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते रहेंगे हर पार्ट में। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग यहीं तक बने हुए, अभी तक बने हुए वीडियो में, तो मान के चलिए आप लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट हो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।